Hello everyone. So today in this video we are going to discuss about the topic the cone from analytic geometry and आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें वर्टेक्स गिवन हो एंड बेस कोनिक गिवन हो। जो बेस कोनिक होता है ना, जो बेस कर्व होती है, जिस जो हमारे कोन का जो बेस कर्व होता है, ठीक है। अगर वर्टेक्स एंड बेस कर्व हमें गिवन हो तो कोन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। आज हमने कैसे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं कि अगर हमें वर्टेक्स गिवन हो एंड बेस कर्व गिवन हो कोन का, तो हम कोन की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। ओके, सो जब भी आपको वर्टेक्स गिवन होगा और बेस कर्व गिवन होगा तो आपने यही मेथड यूज करना है जो आज हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। सो हियर क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स इज -1 1 2। वर्टेक्स हमें ये दिया हुआ है एंड हुज गाइडिंग कर्व इज दिस। ठीक है, ये एक सरफेस है जिसको ये प्लेन कट कर रहा है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो कर्व हमारे पास आ रहा है वो क्या बनेगा, गाइडिंग कर्व होगा। किसके लिए, कोन के लिए। तो देखा आपने यहाँ पे वर्टेक्स हमें गिवन है एंड गाइडिंग कर्व गिवन है। सपोज दिस इज वर्टेक्स ऑफ द कोन विच इज -1 1 2। ये वर्टेक्स दिया हुआ है और ये गाइडिंग कर्व है। देखो जब भी ये सरफेस को जब ये प्लेन कट करेगा तो एक कर्व कर्व बनेगी हमारे पास, है ना। तो यहाँ से हमें क्लियर तो नहीं है कैसी कर्व बनेगी, हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक इस टाइप की कर्व बन रही है, ठीक है। तो ये कर्व कैसे बनी है, ये कर्व कैसे बनेगी, इन दोनों की इंटरसेक्शन से। ये याद रखना है गाइडिंग कर्व कैसे बनती है, जो भी हमारे पास यहाँ पे सरफेस दिया होता है उसको ये प्लेन कट करता है, उसके बाद हमें ये गाइडिंग कर्व मिलती है। यानी ये गाइडिंग कर्व बेसिकली है क्या, इन दोनों की इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन ना, कॉमन पार्ट जो होगा दोनों में। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेती हूँ इस कर्व पे, इट मीन्स वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू यानी वो पॉइंट ये प्लेन पे भी लाई कर रहा होगा और वही सेम पॉइंट ये कर्व पे भी लाई कर रहा होगा। ओके, क्योंकि इन दोनों की इंटरसेक्शन से ही हमारे पास ये कर्व बना है जो बेस कर्व है। तो ये ध्यान रखना है बस कि बेस कर्व पे अगर कोई भी पॉइंट आप चूज करते हो वो कैसा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। ठीक है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो कोई भी पॉइंट अगर इस बेस कर्व पे चूज किया है तो वो ये प्लेन पे भी लाई कर रहा होगा, इस पे भी, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों पे होगा। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन से हम कैसे डील करेंगे। हमें ये कौन की इक्वेशन निकालनी है जिसका हमें वर्टेक्स गिवन है और बेस कर्व गिवन है। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, आप सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालोगे जो -1 1 2 से पास कर रही होगी, क्योंकि हमें पता है जो जनरेटर होगा कौन का, जो भी जनरेटर होगा वो ये फिक्स्ड पॉइंट से तो पास करेगा ही करेगा, है ना। जो भी जनरेटर होगा ये कौन का, वो फिक्स्ड पॉइंट से तो पास करेगा ही करेगा। तो हमने सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो ये फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा होगा। सो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन through the vertex of the required cone is x minus -1 upon L, y minus 1 upon M, z माइनस 2 अपॉन एन। ये x1 y1 z1 है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी जो x1 y1 z1 पॉइंट से पास कर रही होगी, x माइनस x1 अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n, राइट। तो यहाँ से हमारे पास लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एल, y माइनस 1 अपॉन m, z माइनस 2 अपॉन n। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यही स्ट्रेट लाइन अगर जनरेटर हुई, अगर यही स्ट्रेट लाइन जनरेटर बन जाती है हमारे कोन के लिए तो क्या होगा, देखो यही लाइन जनरेटर कब होगी, देखो ये जो स्ट्रेट लाइन निकाली है हमने विच पासेस थ्रू द पॉइंट -1 1 2, वो ये स्ट्रेट लाइन, वो तो ये भी हो सकती थी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती थी, यहाँ पे भी हो सकती है। लेकिन
यही स्ट्रेट लाइन जनरेटर कब बनेगी, ये कौन को कब जनरेट करेगी, अगर ये इस कर्व को इंटरसेक्ट करती है, अगर ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, तभी कौन जनरेट होगा। अगर ये लाइन ने ये कर्व को इंटरसेक्ट किया, सपोज जैसे यहाँ पे ये कट कर रही है, तो यानी इस स्ट्रेट लाइन पे ऐसा पॉइंट होगा जो ये कर्व पे भी लाई कर रहा होगा, तभी कर्व को इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये कर्व को टच करके जा रही है, यहाँ पे इसको ऐसे इससे पास होके जा रही है। तो यहाँ पे इस लाइन पे एक पॉइंट तो होगा ना, जो यहाँ पे होगा हमारे पास ये पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है जो ये स्ट्रेट लाइन और ये कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो गिवन कर्व पे भी लाई कर रहा होगा। तो अगर कर्व पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, मैंने अभी बताया था, अगर इस कर्व पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो वो पॉइंट इन दोनों जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो अगर वो पॉइंट, अगर एक पॉइंट इसका ये स्ट्रेट लाइन का अगर ये पॉइंट हमें यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे मिलता है, अगर ये लाइन जनरेटर है तो ऑब्वियस है कि ये लाइन गिवन कर्व को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। अगर ये इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होंगे ये, ठीक है, ये सब पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे ये जनरेटर के और इस लाइन के, वो सभी ये गिवन कर्व पे लाई कर रहे होंगे, यानी वो प्लेन पे भी लाई करेंगे, वो इस इक्वेशन पे भी लाई करेंगे। बस इसी कंसेप्ट का यूज हमने करना है कौन का इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो हम कैसे यूज करेंगे, देखो ये कंसेप्ट नाउ, लाइन 1 इज अ जनरेटर ऑफ द रिक्वायर्ड कोन। यही लाइन जो है जो फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रही है, यही लाइन जनरेटर बन सकता है रिक्वायर्ड कोन का इफ इट इंटरसेक्ट्स द गिवन कर्व। अगर ये गिवन कर्व को इंटरसेक्ट कर देती है यही स्ट्रेट लाइन, ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तभी ये क्या बन जाएगी, लाइन जनरेटर बन जाएगी। यानी इस लाइन पे एक पॉइंट ऐसा होगा हमारे पास जो इस कर्व पे लाई कर रहा होगा, यानी एक ऐसा पॉइंट जो ये प्लेन z = 0 पे भी लाई कर रहा होगा, इस पे भी लाई कर रहा होगा, ये जो हमें इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। सो हमने क्या निकालना है, अब अगर ये लाइन जनरेटर है तो इस पे कोई एक ऐसा पॉइंट तो होगा ही होगा ना जो ये कर्व पे लाई कर रहा होगा, तो हम निकालते हैं एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 वो कैसा दिखेगा। लाइन 1 का इक्वेशन क्या है हमारे पास, x+1 L, y-1/m, z-2/n, ठीक है, ये है। नाउ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, क्योंकि ये जनरेटर है तो इस लाइन में और कर्व में कॉमन पॉइंट्स होंगे, सो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज ऑफ द फॉर्म, इसको हम के इक्वल रख लेंगे। तो कैसे निकालते हैं एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ये इक्वेशन को के इक्वल रखो, फर्स्ट एलिमेंट को इससे कंपेयर करो और के की वैल्यू निकाल लो। देखो जैसे x+1/L=k है ना, तो यहाँ से सॉरी x की वैल्यू निकालनी है, तो x कितना होगा हमारा, L यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा L के -1 ना। सो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज ऑफ द फॉर्म L के -1। ऐसे ही जब हम सेकेंड कॉम्पोनेंट को के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा m k+1, और थर्ड एलिमेंट को जब के इक्वल रखोगे तो यहाँ पे आएगा n k+2, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला, एनी पॉइंट ऑन लाइन 1, और लाइन 1 अगर जनरेटर है तो लाइन 1 यही होगी ना, तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन निकाला, तो वो पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी तो हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे के की वैल्यूज वेरी करेंगी वैसे वैसे यहाँ पे ये पॉइंट वेरी कर रहा है, ठीक है। सो फॉर सम वैल्यू ऑफ के की कभी ना कभी ऐसी वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी ना कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। So for some value of k, this point lies on the given curve, गिवन कर्व पे लाई कर रहा होगा। अगर ये गिवन कर्व पे लाई कर रहा है इट मींस ये प्लेन पे भी लाई करेगा। गिवन कर्व कौन सी है, ये है ना, गिवन कर्व ये है, यानी यहाँ पे, तो ये प्लेन पे भी लाई करेगा और इस इक्वेशन पे भी लाई करेगा, 3x² - y² = 1, ठीक है। तो इट लाइज ऑन द गिवन कर्व, एंड गिवन कर्व क्या है, 3x² + y² = 1, z = 0,
तो हमने 1 बाय 1 ये पॉइंट को यहाँ पे पुट करना है। पहले यहाँ पे z इज इक्वल टू इसमें पुट कर दे प्लेन की इक्वेशन में। आपके विषय एक साथ ही दोनों में पुट करना चाहते हो पुट कर सकते हो, क्योंकि अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो दोनों पे ही लाई करेगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे पहले इसको प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देती हूँ और यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पे पुट करके k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो करना क्या है, करना क्या है, ये पॉइंट जो है हम कह रहे हैं कि k की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी कि ये पॉइंट क्या हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये दोनों ही कर्व्स पे लाई करेगा। तो ऐसे ही कर लो, चलो दोनों ही कर्व्स में पुट कर देते हैं एक ही टाइम पे। तो ये पॉइंट को यहाँ पुट करो, देखो क्या आएगा, 3 LK - 1 द होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या पुट करनी है, MK+1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉमा z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिर्फ z कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट पुट किए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है ना, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ z कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, NK+2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो NK इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, और तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/n। k की वैल्यू कितनी आ गई है, -2/n। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस कर्व। अब आप ये k की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दोगे और सॉल्व कर लोगे। देखो, सो देयरफॉर 3 टाइम्स यहाँ पे आएगा k की वैल्यू कितनी है, -2/n, तो यहाँ पे आएगा -2l/n -1 द होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे MK+1 है, k की वैल्यू हमने पुट कर दी -2/n, तो यहाँ पे +1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। ये इक्वेशन बन गई। तो ये जो इक्वेशन आई है, ये कौन सा इक्वेशन है, दिस इज द कंडीशन, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। किसके लिए, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर विच द लाइन 1 इज अ जनरेटर, है ना। ये लाइन तो यहाँ पे भी हो सकती थी, ये लाइन जनरेटर तब भी बनी है अगर ये लाइन ये कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्ट कब करेगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर विच द लाइन 1 इज अ जनरेटर फॉर द रिक्वायर्ड कोन। अब क्या करना है, अब देखो, अब हमें पता है ये जो स्ट्रेट लाइन है, अब ये तो जनरेटर बन चुका, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है जो हमने फाइंड किया है, तो अब ये लाइन इस कर्व के अबाउट रोटेट करेगा और कौन जनरेट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन वेरी कर रहा है, लाइन पहले यहाँ से यहाँ पे आ गया है, और यही सेम स्ट्रेट लाइन मूव करके यहाँ पे आ गया है ना, यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ से हमारे पास एक कौन जनरेट हो गया। तो यानी ये जो रिक्वायर्ड कोन है वो ये जनरेटर का लोकस नहीं है, यहाँ पे एक लाइन मूव कर रही है अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन। कैसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन, कि ये स्ट्रेट लाइन फिक्स्ड पॉइंट से पास करनी चाहिए और हमेशा ये जो बेस कर्व दिया हुआ है इसके अबाउट रोटेट करनी चाहिए, है ना, इसको इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अंडर ये मूव कर रही है। तो अब यहाँ पे ये लाइन अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो इट मीन्स हमने लोकस फाइंड करना है। अगर हमें रिक्वायर्ड कौन का इक्वेशन निकालना है तो ये लाइन का जो लोकस बनेगा ना वही हमारे पास कौन होगा। सो हमें क्या करना है, अगर हमें रिक्वायर्ड कौन का इक्वेशन निकालना है तो हमें ये लाइन का जो लाइन 1 है यही है ना जनरेटर, इसका क्या फाइंड करना है, लोकस फाइंड करना है। सो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड कोन, we have to find the लोकस ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब लोकस कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का लोकस कैसे फाइंड करेंगे। आप देख रहे हो जैसे जैसे ये लाइन मूव कर रही है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज चेंज हो रहे हैं। पहले ये लाइन यहाँ पे तो डायरेक्शन रेशियोज कुछ और होंगे, मूव करके यहाँ पे आ गई तो डायरेक्शन रेशियो चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे आ गई तो डायरेक्शन रेशियोज चेंज हो जाएंगे। सो टू फाइंड द लोकस ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी हैव टू एलिमिनेट LMN फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये जो कंडीशन निकाला है। ठीक है, सो to find the locus of line 1, we have to eliminate LMN from equation number 1 and equation number 2.
तो आप देख रहे हो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में L अपॉन एन आ रहा है, हमने ये एलिमिनेट करना है। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पे M अपॉन एन आ रहा है, तो हमने LMN एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे L अपॉन एन हमें एलिमिनेट करना है, M अपॉन एन एलिमिनेट करना है, तभी LMN एलिमिनेट होंगे ना। तो ये L अपॉन एन एंड M अपॉन एन की वैल्यूज यहाँ पुट करने के लिए निकालेंगे कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से। हमें चाहिए L अपॉन एन। तो आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 में आप फर्स्ट, अब आपको बताइए तीनों ही कंपोनेंट सेम है, तो अगर आप फर्स्ट कंपोनेंट को लास्ट कंपोनेंट के इक्वल रख दोगे यहाँ पे, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर आप ये रख देते हो x प्लस 1 अपॉन एल इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन एन। आपने l अपॉन एन की वैल्यू निकालनी है ना, l को हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, और ये z माइनस 2 को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो l अपॉन एन की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस 1 अपॉन z माइनस 2। सिमिलरली जब आप सेकंड और थर्ड मेंबर को इक्वेट करोगे इस इक्वेशन के, तो m अपॉन एन की वैल्यू क्या आएगी, आपने m को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और z माइनस 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो इसकी वैल्यू आएगी y माइनस 1 अपॉन z माइनस 2। आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ से l अपॉन एन एंड m अपॉन एन की वैल्यूज कैसे निकालनी है। ठीक है, सो हमें एलिमिनेट करना है, तो हमने L अपॉन एन की वैल्यू निकाल ली है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। L अपॉन एन की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, x प्लस 1 अपॉन z माइनस 2, x प्लस 1 अपॉन z माइनस 2, और एक हमने निकालनी थी m अपॉन एन की वैल्यू। तो m अपॉन एन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास यहाँ पे, m अपॉन एन की वैल्यू क्या आ रही है, y माइनस 1 अपॉन z माइनस 2, y माइनस 1 अपॉन z माइनस 2। Now put the value of L upon n and M upon n in equation number 2. Put these values in equation number 2. So आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, 3 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स यहाँ पे था L अपॉन एन। L अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 अपॉन z माइनस 2 माइनस 1 द होल स्क्वायर एंड प्लस माइनस 2 m अपॉन n प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। राइट, अब आपने देखा यहाँ से एल एम एन एलिमिनेट हो चुका है प्रॉपर्ली। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द गिवन लाइन। तो गिवन लाइन क्या थी, जनरेटर थी। तो जनरेटर का अगर आप लोकस निकाल रहे हो, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ चुका है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन, कोन का इक्वेशन आ चुका है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये आएगा माइनस 2x माइनस 2, एलसीएम लेने पे ये आएगा माइनस ऑफ z प्लस 2 अपॉन z माइनस 2। एलसीएम चूज कर लिया और सॉल्व कर लिया, z माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ 2y प्लस 2 प्लस z माइनस 2 अपॉन z माइनस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, तो यहाँ पे बचा क्या, 3 टाइम्स माइनस 2x माइनस z द स्क्वायर। तो इसको हम फॉर्मूला ओपन कर दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2ab आ जाएगा 4xz, और अपॉन में क्या आएगा, ये z माइनस 2 द स्क्वायर, ये मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ अभी। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, z माइनस 2 द होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे ये था हमारे पास माइनस ऑफ 2y प्लस 2, और यहाँ पे था माइनस 2, तो ये माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, माइनस ऑफ 2y प्लस z। इनको सॉल्व कर लेते हैं, इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, और अपॉन में इसके भी z माइनस 2 द होल स्क्वायर आएगा। तो इसके टोटल अपॉन में कितना आ रहा है, z माइनस 2 द होल स्क्वायर। इसको जब राइट हैंड साइड पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा z माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दें, z माइनस 2 द स्क्वायर का, z स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ 4z। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 12x स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 12xz प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4yz प्लस 4z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास आ रहा है ये। सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन whose vertex and guiding curve is given। तो जब भी अब आपको वर्टेक्स गिवन होगा एंड गाइडिंग कर्व गिवन होगी, तो आपने इस टाइप से इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लाइन का इक्वेशन निकाल लोगे जो वर्टेक्स से पास कर रहा होगा।
ये लाइन का इक्वेशन अब आपको पता है कैसे फाइंड करना है। अब ये लाइन तो कहीं भी हो सकती थी ना, इधर भी हो सकती थी जो कर्व को इंटरसेक्ट ही ना कर रही हो। तो ये लाइन जनरेटर तभी होगी अगर ये कर्व को इंटरसेक्ट करेगी। अगर ये लाइन कर्व को इंटरसेक्ट कर जाती है तो इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो गिवन कर्व पे लाई कर रहा होगा, यानी ये प्लेन पे भी और इस इक्वेशन पे भी। तो हमने निकाला एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, निकाल लिया, ये बन रहा था हमारे पास। अब फॉर सम वैल्यू ऑफ के ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है। तो हमने क्या किया, इसको गिवन लाइन जो कर्व की इक्वेशन थी उसमें पुट कर दिया। उसमें पुट करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि जो हमारा लाइन है जो फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है वो जनरेटर तभी बनेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो जनरेटर बन चुका, लाइन 1 जो थी वो जनरेटर बन चुकी है। तो अगर वो जनरेटर है कौन के लिए, तो वही लाइन मूव कर रही है, यानी वो लाइन का हमें लोकस फाइंड करना है अगर रिक्वायर्ड कौन का इक्वेशन निकालना है। लोकस फाइंड करने के लिए हमने यहाँ से L अपॉन एन एंड M अपॉन एन को एलिमिनेट करना था, और L अपॉन एन एंड M अपॉन एन की वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 1 से ही फाइंड की है। वैल्यूज निकाल के आपने हमेशा यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देनी है, ठीक है। और इसको सॉल्व करते ही आपके पास कौन का इक्वेशन आ जाएगा। एंड आई होप अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, कि अगर वर्टेक्स एंड गाइडिंग कर्व गिवन है तो क्वेश्चन से कैसे डील करना है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।